Hello students, welcome back. In the last video I talked about applications of biotechnology in medicine and all, जहाँ पे मैंने आपको इंसुलिन के बारे में बताया and the production of vitamins and all. Then I told you have to learn about gene therapy. See guys, for starting today I'm going to use books and जहाँ कहीं समझाना होगा मैं इसको यूज़ करूँगा. रीज़न बीइंग कि yesterday I saw जो भी वीडियोस मैंने बनाया है, आई थिंक यू गाइज आर हार्डली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग. कोई वीडियो अगर देखने लगा इट्स अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ माई टाइम. जिस तरीके से मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, बना रहा हूँ. तो yesterday I had gone to that girl जिसको मैंने बुक दिया था. आई ब्राउट इट. थोड़ी बहुत नोटबुक यूज़ करूँगा, समझा दूँगा आपको. एंड एनी स्पीकर वगैरह है ही, मैं इसी से आपको समझाऊँगा. I don't want to waste my time for you all people. It's very frankly I am saying, just not all serious. जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, it feels bad the way you all guys are taking it. So आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए. ऐसा नहीं है बुक यूज़ करके मैं आपको ढंग से नहीं पढ़ाऊँगा. Of course I will, but only thing is that I don't want to waste my time in writing for you all. लेट्स बिगिन. जीन थेरेपी. जीन थेरेपी होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था. सपोज करो कोई बीमारी है, ठीक है. जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं, ठीक है. जैसे सपोज करो कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो पर्सन जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, उस बॉडी के उस इंसान के अंदर, जैसे सपोज करो ह्यूमन है, उसका ये डीएनए है, ठीक है. कांट प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन. तो मैं क्या करूँगा, किसी दूसरे से, ठीक है, HB जीन फ्रॉम डोनर, कोई डोनर होगा उससे लूँगा और इसमें उसको लगा दूँगा, इसमें उसको एक्सप्रेस करवाऊँगा, ठीक है. सपोज करो मैंने यहाँ पे ये पूरा पोर्शन मेरा HB जीन है, इसके अंदर पहले नहीं था, मैंने किसी डोनर से लिया और इसके अंदर जीन का ट्रांसफ़र कर दिया. तो अब दिस पर्सन विल स्टार्ट हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन स्टार्ट्स. तो यही कहलाता है जीन थेरेपी, ट्रांसफ़र ऑफ जीन, ठीक है. जीन टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. ए फॉल्टी जीन इज रिप्लेस्ड बाई ए नॉर्मल फंक्शनल जीन, ठीक है. ये दो तरीके से किया जाता है, या तो सोमैटिक सेल्स में आप डाल दीजिए, ठीक है, या फिर जर्म सेल में डाल दीजिए. तो जब जर्म सेल्स मतलब गैमेट्स में डालते हो तो उसे जर्म सेल लाइन थेरेपी बोलते हैं, मतलब जीन थेरेपी भी यूज़ कर सकते हो वर्ड. और इसको सोमैटिक सेल लाइन थेरेपी या सोमैटिक सेल जीन थेरेपी बोल सकते हो. अगर सोमैटिक सेल्स में, बॉडी सेल्स में जब डालते हैं तो अभी जर्म लाइन जीन मतलब गैमेट्स में जीन का ट्रांसफ़र करना गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है. अभी सोमैटिक सेल थेरेपी ही की जाती है. बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसके लिए ये टेक्निक यूज़ किया जा रहा है. जस्ट अ मिनट, ठीक है. बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसके लिए चीज़ यूज़ किया जाता है. आपने अगर सुना हो तो जीन थेरेपी का सबसे पहले यूज किया गया था एक बीमारी के लिए, SCID, SCID, ठीक है. फर्स्ट यूज्ड फॉर SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. नाम ये देखो, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो मतलब बहुत सारी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है. क्यों? इसमें होता क्या है, एक एंजाइम होता है ADA डेफिशिएंसी होती है. इसमें ADA होता है एडिनोसिन डीएमिनेज. ये जो लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है. तो उसी एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है. हाँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, इसकी कमी होती है, जिसके कारण SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी प्रॉब्लम होती है. इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, लंग्स फाइब्रस होने लगते हैं. फिर
एक होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी मतलब डिस्ट्रॉय होना, मसल्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू। तो ये सब एक एक जीन की प्रॉब्लम के कारण होता है। जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, CPTR जीन के कारण होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ड्यूचीन जीन के कारण, ये नाम लिखा होता है जी, ड्यूचीन जीन एक जीन का नाम है, उसकी प्रॉब्लम के कारण होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस मैंने बताया CPT1 के कारण होता है। वैसे ही ये आर्थराइटिस वगैरह ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। तो ये सब एक सिंगल जीन की प्रॉब्लम के कारण होते हैं। तो अगर मैं उस फॉल्टी जीन की जगह एक नॉर्मल हेल्दी जीन ट्रांसफ़र कर दूँ पर्सन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, क्योर्ड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को जीन थेरेपी बोला जाता है। मैंने बताया ही दो तरीके से, जर्म सेल्स में डाल सकते हो या सोमेटिक सेल्स में। फ़िलहाल सोमेटिक सेल्स वाला ही यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले यूज़ किया गया था एडेनोसिन डीएमिनेशन, मतलब स्किड की डेफिशिएंसी के लिए क्या गया था। प्रोसेस में आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी नॉर्मल बंदा है, ठीक है, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है, उससे उसकी बॉडी से ब्लड वगैरह बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें कि लिम्फोसाइट्स हो, ठीक है। ब्लड बाहर निकालते हैं तो फिर उस ब्लड से सेडिमेंटेशन करके, सेपरेशन करके क्या निकाल लिया जाता है, लिम्फोसाइट्स बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब किसी डोनर से लिया गया होगा क्या, ये वाला जो आप देख रहे हो, जीन कोडिंग फॉर ADA, किसी डोनर से जीन ले लिया गया। मैं यहाँ पर देख सकते हो, अभी ये DNA है उसका पूरा, यहाँ से ये जीन लिया गया इतना पोर्शन। तो इतना पोर्शन को निकाल के किसी वेक्टर में, ऑफकोर्स वी नो वेक्टर में तो हमें डालना ही डालना पड़ता है, वायरल वेक्टर यूज़ किया जाता है। दोनों को कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। अब उस वायरल वेक्टर को क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, ठीक है। अब ये जो जिससे हमने लिया था, ठीक है, उसके अंदर वेक्टर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या होगा, ये अपना DNA जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा। तो अब उसके अंदर क्या आ गया, हेल्दी जीन आ गया, ठीक है। और फिर ये जो हमने लिम्फोकाइन बनाया नया वाला, जिसके अंदर अब हेल्दी ADA जीन है, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है पर्सन के बोन मैरो में। यही पूरा प्रोसेस इस किट के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। बेसिक्स वही सिंपल फिनोमिना है जो हम लोग अभी तक पढ़ते हैं। किसी हेल्दी डोनर से जीन ले लो, फॉल्टी वाले में वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दो और फिर उसको इंजेक्ट कर दिया इसमें, तो यही जीन थेरेपी कहलाता है। एडिनोसिन याद रखना ADA डेफिशिएंसी के लिए यूज़ किया गया था सबसे पहले। उसके अलावा अब अलग यूज भी है, जैसे कि मोलिकुलर डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने बताया था आपको ELISA, PCR तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ELISA भी यूज़ करते हैं। ELISA में क्या करते हैं, मान लो कोई वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कोई वायरल आया तो क्या करता है, एंटीजन देता है, जैसे कोरोना है, ठीक है, कोरोना ही है। तो कोरोना क्या होता है, इस तरीके उसके सरफेस पे ये प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन, यही हमारी बॉडी से अटैच करता है। कोविड, यही हमारी बॉडी, तो यही क्या होता है, एंटीजन होता है। मतलब बैक्टीरिया का वो पार्ट जो हमारे अंदर इन्फेक्शन करता है उसे ही एंटीजन बोला जाता है। तो ये जो प्रोटीन सिक्रीट करता है उसको बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन। और ये प्रोटीन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दिस इज एन एंटीजन विच स्टार्ट्स इम्यून रिएक्शन इन आवर बॉडी। इसी का एक्सप्रेशन पहचाना जाएगा किससे, ELISA से। अगर ELISA पहचान लिया कि स्पाइक प्रोटीन का एक्सप्रेशन है ब्लड में, दैट मीन्स कि हम कोविड-19 से इन्फेक्टेड है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाता है ELISA। ELISA का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। PCR डिस्कस नहीं करूँगा, ऑलरेडी हम पता लगा चुके हैं। उसके बाद 2-3 टेक्निक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। DNA आइडेंटिफिकेशन, RNA आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है। इसको, इनके आइडेंटिफिकेशन टेक्निक को बोला जाता है ब्लॉटिंग टेक्निक्स। DNA के लिए किया जाता है साउदर्न ब्लॉटिंग। करते क्या है, DNA ले लो, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर से कट करो, कट करके उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करो, उसके बाद साइज के अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक ब्लॉटिंग पेपर पे। उस ट्रांसफ़र प्रोसेस को बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे बोला गया साउदर्न ब्लॉटिंग। फिर उसको रेडियो एक्टिविटी से पहचाना जाता है। DNA लिया, कट किया, जेल से सेपरेट किया, फिर उसको ब्लॉटिंग पेपर पे ट्रांसफ़र किया। जनरली नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर होता है, उसे बोला जाता है साउदर्न ब्लॉटिंग। फिर उसमें पहचाना जाता है अपना टेक्निक से, रेडियो एक्टिव टेक्निक से। उसके बाद होता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, चूँकि ये साउदर्न साइंटिस्ट का नाम था तो उसको यूज़ किया जाता है DNA के लिए, तो इसको एक नाम दे दिया गया नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। वो यही प्रोसेस किया जाता है किसके लिए, RNA के लिए। तो साउदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ RNA एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर देख सकते हो प्रोटीन, ठीक है।
ये सब चीज़ें हो गई। एलाइज़ा मैंने आपको बताया, एलाइज़ा में कुछ एंजाइम्स भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे मान लो कोई एंटीजन लिया है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना वोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए दो एंजाइम काफ़ी यूज होते हैं, पेरोक्सीडेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। दिस एंजाइम इज़ मोर यूजफुल। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रोटीन्स वगैरह को ब्रेक कर देता है। नाम ही है फॉस्फेटेज, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, ये जाने दो, मेकिंग चॉइस ऑफ दिस नॉट इम्पॉर्टेंट। बाकी प्रोसेस ऑफ वाइटामिन वगैरह मैंने आपको बता दिया। अब दो तीन छोटे छोटे टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ सिंपल। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो अभी आप पढ़े हो सब एप्लीकेशंस, जैसे कि मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ डिजीज़ में, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स हमने बताया, बैक्टीरिया के अंदर कोड करके इंसुलिन आपने बनाया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया, बहुत सारी चीज़ें। डायग्नोस्टिक अपने में एलाइजा वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे एड्स, कोरोना, ये सब, PCR, जीन थेरेपी आपने देखा ही, डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर्स, फॉरेंसिक मेडिसिन, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में तो 1000 एग्जाम्पल हमने देखे, इंडस्ट्रियल भी देखा हमने, चीज़ वगैरह बनाना कैसे यूज़ करते हैं। तो जो भी आपने पढ़ा है, दे आर ऑल एप्लीकेशंस में, इसमें कुछ करना नहीं। नाउ कम्स द एथिकल इश्यूज। एथिक्स क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि हमारा अपना को जो समाज है किस तरीके से काम करता है, वही हमारा एथिक्स है। हम कुछ नियम कानून बांधते हैं। तो उसी तरीके से जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो इंडस्ट्री का भी कुछ एथिक्स होना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीन लेकर दूसरे में ट्रांसफ़र करते, तो ये सब एथिकली, मतलब सामाजिक तौर पे कितना सही है गलत है, उसी चीज़ को एथिक्स बोला जाता है। एथिक्स का रूल्स ऑफ कंडक्ट, किस तरीके से समाज काम करता है। तो वही चीज़ जब ये सब हम काम कर रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, जैसे देख रहे हो हम ह्यूमन की प्रोटीन्स गाय में, भैंस में, शिप में, डॉग्स में ये कर रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं, तो कितना सही है वो सब चीज़। माइस में, रैबिट में, दैट इज़ द इथिक्स, ठीक है, वो करना सही भी है। तो बायो एथिक्स यही चीज़ होती है कि रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट में यूज टू रेगुलेट आवर एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड। इसमें सबसे बड़ा कंसर्न की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ट्रांसजीन, किसी एक स्पीसीज़ का दूसरे स्पीसीज़ में ट्रांसफ़र करना, ये इंटीग्रिटी ऑफ स्पीसीज़ को वायोलेट करता है। मतलब वो उनके लिए, उन स्पीसीज़ की, मैंने बताया आपको पहले पिग का इंसुलिन यूज किया जाता था ह्यूमन ट्रीटमेंट में, तो कितना हद तक सही था, ठीक है। बहुत सारे रिस्क प्रोड्यूस होते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, जैसे कि लोग बायो वार करते हैं, मैं बताऊंगा आगे। जैसे अभी कोरोना आप देख रहे हो, बताया जा रहा है कि ये मैन मेड है, ठीक है, ये चाइना ने खुद से क्रिएट किया है। तो ये सब प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि जीन ट्रांसफ़र करके किया गया, तो फिर आप देख ही रहे हो ये सब इजीली किया जा सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ ह्यूमन जीन्स इन एनिमल्स, वो कितना हद तक सही है। तो यही सब सारी चीज़ें एथिक्स कहलाती है। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाया है, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको वो अच्छे से चेक करता है कि किस हद तक वो चीज़ सही है या नहीं है। तो दैट लुक्स फॉर द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड सेफ्टी, किस हद तक ह्यूमन्स के लिए वो सेफ़ है या नहीं है। तो उसको चीज़ें वो सारे गवर्न करता है। तो उसमें वो क्या करता है, कंपनीज़ को ग्रांट करता है पेटेंट्स वगैरह। पेटेंट्स में बताऊंगा होता क्या है, जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जेनेटिक मटेरियल क्रिएट करते हैं, देखते हैं कि सही प्रोसेस फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पेटेंट को यूज़ प्रोडक्ट प्रोसेसेस के लिए कोई इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ किया गया है तो उसको वो ग्रांट करते हैं, जैसे कि टर्मरिक, नीम, ये सब चीज़ें हैं, तो हमें पता है कि इनका अच्छा यूज़ है, तो उनको अप्रूवल दे दिया जाता है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि देश में हंगर को, फूड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, हेल्थ केयर में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट ला रहा है, जैसे जीन थेरेपी वगैरह। गलत है तो सही चीज़ें भी हो रही है, ठीक है। फिर उसका कुछ गलत इस्तेमाल ना हो, नॉन टारगेट ये चीज़ें ना हो, ठीक है। उसकी सेफ्टी को चेक करना कि खाने के बाद ह्यूमन के अंदर कोई प्रॉब्लम, मान लो हमारे अंदर कोई एनिमल का जीन प्रोटीन जा रहा है तो कितना हद तक सही है, बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो ये कमेटी गवर्न करता है, एक बार रीड कर लेना ये सब चीज़ें। नाउ विल टॉक अबाउट बायो पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? सपोज़ करो आपने आज एक नया मेडिसिन डिस्कवर की, तो आप चाहोगे कि वो आपने डिस्कवर किया, आपको टेक्नोलॉजी पता है, कोई दूसरा उसको यूज़ करके और फ़ायदा उठाने लगे, वो सही नहीं है। तो पेटेंट इज़ अ राइट जो गवर्नमेंट देती है इन्वेंटर को, कि आपके ने जो डिस्कवर किया है उसको कोई भी आपके बिना परमिशन के कोई यूज़ नहीं करेगा। जैसे कोई भी मेडिसिन मार्केट में आती है तो किसी न किसी ने डिस्कवर किया होता है, तो ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी उसे बना रहे हैं। जिसने डिस्कवर किया है वो राइट देता है किसी कंपनी को कि आप बनाइए,
उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं, जिसे रॉयल्टी बोला जाता है। सो वही चीज़ जब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बायो पेटेंट्स। तो पेटेंट क्या होता है? इट्स अ राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम इनएप्रोप्रिएट कमर्शियल यूज़। ठीक है, और वही चीज़ जो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के लिए दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड बायो पेटेंट्स। ठीक है, सारी कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें हमारे यहाँ उतना ज़्यादा डिस्कवरी होती नहीं है, लेकिन ये नाम देख सकते हो आप, यूएस, जापान वगैरह, यूरोपियन में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा। किस चीज़ के लिए ग्रांट किया जाता है? आपने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नया स्ट्रेन डिस्कवर किया, डीएनए सीक्वेंस कुछ डिस्कवर किया, उसके लिए भी। सेल लाइन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूटेशंस होता है। फिर आपने कोई नया प्लांट स्पीसीज जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया, ठीक है, कोई नया प्रोसीजर आपने डिस्कवर किया, कोई नया प्रोडक्शन प्रोसेस आपने बताया, प्रोडक्ट कुछ नया डिस्कवर किया, तो इन सब चीज़ों के लिए बायो पेटेंट ग्रांट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे देखते कुछ नेचुरल प्रोडक्ट के लिए, इन्वेंशन के लिए बायो पेटेंट कैंसिल किए गए हैं। जैसे देखो 1995 में यूज़ ऑफ टर्मरिक इन वुंड हीलिंग, घाव को भरने में पेटेंट ले लिया था इसने, यूएस ने, लेकिन बाद में वो खुद को प्रूफ नहीं कर पाया तो 98 में उसको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन हमें पता है इंडिया में क्या कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाद में वो प्रूव हो गया कि है, लेकिन किसने ले लिया था? यूएस ने ले लिया था, और वो अपने यहाँ प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें गड़बड़ होती है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बायो पेटेंट्स का अलाउज करता है मोनोपोली, किसी एक आदमी को राइट देता है कि आपके ने जो कुछ भी यूज़ डिस्कवर किया है उसको कोई दूसरा शेयर ना करे, मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। जो भी आदमी इसको डिस्कवर करता है उसको डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, बिकॉज ही और सी इज़ द मेन बेनिफिशियरी। ठीक है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है, वो अलाउ करेगा किसी को यूज़ करना, कमर्शियलाइज़ करना। नेक्स्ट इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब जैसे सपोज करो, जैसे मैंने बताया टर्मरिक क्या है? इज़ एन इंडियन प्रोडक्ट, और ग्रांट किसने ले लिया? यूएस ने। तो बायोपायरेसी का मतलब ये था कि मल्टीनेशनल कंपनीज और कंट्रीज जो होती हैं वो क्या करती है, किसी दूसरे देश के रिसोर्स को अपने लिए यूज़ करना शुरू कर देती हैं विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, मतलब बिना कंट्रीज से पूछे ही अपने काम के लिए यूज़ करते। दैट इज पायरेसी का मतलब क्या होता है? चुराना। बायोपायरेसी मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का। देखते हो मूवीज़ के लिए पायरेसी वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि मूवी कोई आज सिनेमा हॉल में रिलीज़ हुई तो कल ही नेट पर उसको रिलीज़ कर देते हैं लोग चोरी से रिकॉर्डिंग करके। दैट इज़ पायरेसी। ठीक है, मतलब बिना राइट के, प्रॉपर ऑथराइजेशन के आपने यूज़ करना शुरू कर दिया। वही चीज़ें बायो प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है। तो बायो पायरेसी बहुत सारी कंपनीज वगैरह करती हैं ये सारे काम। जैसे आपने सुना होगा बासमती राइस इंडिया का प्रोडक्ट है और यूएस ने ग्रांट ले लिया उसका। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे चार्ल्स डार्विन का भी आप पढ़े हो ना, गैलापागोस आइसलैंड। तो वहाँ से वो बहुत सारे बर्ड्स को उठा के लेके आ गए थे वो स्टडी करने। चलो उससे कुछ अच्छी चीज़ ही पता लगी, बट दैट वाज रॉन्ग। गैलापागोस आइसलैंड अमेरिका का चीज़ था, लेकिन ये उसको उठा कर ब्रिटेन में लेकर चले आए थे। दैट इज़ बायोपायरेसी। उसी तरीके से जो रॉयल बोटानिकल गार्डन है ब्रिटेन में, ठीक है, उसने ब्राज़ील के में रबर ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो रबर ट्री उठा कर अपने यहाँ लेकर चले आए। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोपायरेसी। और उसको वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बायो रिसोर्स का बहुत अच्छे तरीके से मिसयूज़ करना। वो आज की जिस देश में होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। एक एग्जांपल है ब्राज़ील का। ठीक है, इट्स अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस शुगर लाइक सब्सटेंस दैट इज़ 2000 टाइम्स एज स्वीट एज शुगर। पेंटा डिप्लांट्रा ब्राजीना इससे मिलता है, इसको याद रखना, इट्स इम्पोर्टेंट। पेंटा डिप्लांट्रा ब्राजीना से ये मिलता है। ये शुगर से कहीं ज़्यादा स्वीट होता है, लेकिन लो कैलोरी होता है, डायबिटीज़ वगैरह नहीं होने देता है। लेकिन ये प्रोडक्ट कहाँ पे है? अफ्रीका का है, एंड इट वाज पेटेंटेड बाय यूएसए। तो ये भी क्या है? बायोपायरेसी। उन्होंने क्या किया, इस प्लांट में जो जीन इस ब्राजीन को कोड करता है उसको लेके और वो मेज में, मतलब मक्के में इसको प्रोड्यूस करवाना शुरू कर दे रहे हैं। तो दैट इज़ बायोपायरेसी। उसी तरीके से बायोटेक इंस्टीट्यूट ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का, ठीक है, पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी है, ये क्या गया, थाईलैंड में लगभग बहुत सारे मेराइन फंगस, ये 200 मेराइन फंगस का स्ट्रेंस, मतलब उतने स्ट्रेंस मिलते हैं थाईलैंड में, जो कि बहुत सारे एड्स,
कैंसर बहुत सारे डिजीज़ के इलाज में इनका प्रोडक्ट काम आता है। लेकिन यह है कहाँ का? थाईलैंड का। लेकिन आप देख सकते हो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी पोर्ट्समाउथ, इन लोगों ने बिना थाईलैंड के परमिशन के उठा के लेके चले आए एंड दे आर यूजिंग इट। इंडिया का तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, आपको पता ही है। ब्लैक पेपर, बासमती राइस, मस्टर्ड, सरसों, ये सब पोमग्रेनेट जो अनारोग्राम खाते हैं, टर्मरिक, नीम, ये सब इंडियन प्रोडक्ट हैं। और इसका यूएस, जापान, जर्मनी इन लोगों ने ले लिया है पेटेंट, जबकि ये हमारा अपना प्रोडक्ट। उसी तरीके से एक है बायोवार। बायोवार का मतलब होता है बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ करके लड़ाई लड़ना, मतलब कोई गोली बंदूक का यूज़ नहीं करना। जैसे कि अभी कोविड-19, अगर ये प्रूफ हो गया कि उसको जानबूझ के क्रिएट किया गया है दुनिया को डिस्टर्ब करने के लिए, तो अभी एक तरीके का क्या होगा? बायोवार होगा। बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं, जैसे कि माइक्रोब्स वगैरह को यूज़ करके लोगों के अंदर डिजीज़ क्रिएट करना है, इसको बायोवार। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देखते हैं नाजी का एक एजेंट था, ठीक है, रेनहार्ट। इसको जो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम होता है, फूड पॉइजनिंग करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया उसके खाने में मिला के दे दिया गया था उसको मारने के लिए, और वो मर गया, असैसिनेट हो गया। उसी तरीके से नाजी प्रिजनर्स जो होते थे उनको रिकेट्सिया वायरस है, हेपेटाइटिस वगैरह करता है, उनको ये दे दिया गया था, रिकेट्सिया स्पीसीज, और उससे वो मर जाते थे खा पी के। उसी तरीके से ये ब्रिटिश वगैरह लोगों ने, इन लोगों ने एंथ्रेक्स वगैरह डेवलप किया था इराक, ईरान में वार करने के लिए, वहाँ के लोगों को मारने के लिए। जर्मनी ने भी ये काम कर रखा है, ठीक है। और आप लोगों को पता हो तो अर्ली 2001 में जब यूएस में अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो उसके बाद जो अफ़गानिस्तान, इराक के जो टेररिस्ट हैं, उन लोगों ने एंथ्रेक्स भेजना शुरू किया था लेटर्स पैड में बंद करके यूएस में। जो भी उसको ओपन करता था उसका नाक में चला जाता था, और ही और सी गेट इन्फेक्टेड विथ एंथ्रेक्स एंड ऑल। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है, ऐसी चीज़ों के लिए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वही जो मास्क वगैरह लगाना, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन, शेल प्रोटेक्टिव शेल्डर वगैरह यूज़ करना, इंसेफेलाइटिस वगैरह, प्लेग, ये सब डिसीज़ हैं जो किए जाते हैं बायोलॉजिकल वार से एजेंट क्रिएट करके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर छोटे छोटे स्मॉल टर्म्स एंड ऑल. Let's close this. This is the end of this chapter, and starting next chapter we'll begin with the genetics. Thank you.